Welcome once again. Our today's topic related to post-colonial study or post-colonial literature abrogation. What is abrogation? Abrogation का post-colonial study के साथ क्या relation है? एब्रोगेशन कहते हैं, अगर लिटरली इस वर्ड को देखें तो किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, यानी किसी चीज़ की रिजेक्शन। अब एब्रोगेशन का पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में ये रोल है कि एब्रोगेशन को उस टाइम पर यूज़ किया जाता है कि जब कॉलोनाइज़र की जो लैंग्वेज होती है उसको जो कॉलोनाइज हैं वो टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। इट्स मीन एब्रोगेशन रेफर्स टू द रिजेक्शन बाय पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स और अ normative concept of correct standard English used by certain classes or a group and of the corresponding concept of the inferior dialects or marginalized variants। डायलेक्ट्स कहते हैं कि जब एक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट उसके नेटिव डिफरेंट अंदाज से जिस चीज़ को बोलते हैं उसको हम यानी कि एक लैंग्वेज को बोलने के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग अंदाज में एक लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते हैं, तो बेसिकली इसको डायलेक्ट्स कहा जाता है। अब एब्रोगेशन क्या है? एब्रोगेशन को नॉर्मली जो राइटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि जब वो कॉलोनाइज़र का जो एक कॉलोनाइजेशन की एक हिस्ट्री है या जर्नी है उसको जब हम वर्क में प्रेजेंट करते हैं एक एज अ पोस्ट कॉलोनियल उसको वर्क बनाने के लिए, तो उसके लिए वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक और टर्म है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की जिसका नेम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के अंदर वो कॉलोनाइज़र की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और इससे थोड़ी सी अपोजिट है कि इसमें जो राइटर होगा वो कॉलोनाइज़र के जो उनकी राइटिंग है उसको टोटली रिजेक्ट कर देता है, यानी कि जो उसकी फॉर्म्स उनकी लैंग्वेज है उनका स्टैंडर्ड है उसको टोटली वो रिजेक्ट कर देगा और उसको अपनी लैंग्वेज के साथ इमर्ज करके जो उनकी हिस्ट्री है उसको वो अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम देखें तो अगर कोई एक इंडिया का राइटर है वो जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसके बारे में बताना चाहते हैं, ब्रिटिश राज के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? उसके लिए वो अगर वो एप्रोप्रिएशन यूज़ करेंगे तो वो उनकी लैंग्वेज यानी इंग्लिश को यूज़ करेंगे, उनकी फॉर्म को यूज़ करेंगे, देन अपना नेटिव कल्चर वगैरह उसके साथ प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वो इस चीज़ को एब्रोगेशन में यूज़ करेंगे तो इसके साथ वो अपनी लैंग्वेज को यानी कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू इसको यूज़ करेंगे वो चीज़ बताने के लिए जो वो बताना चाह रहे हैं। जैसे कि उर्दू राइटर्स होते हैं, हम उर्दू नॉवेल्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम अगर इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल वगैरह जो हम इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रगल है और इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के जो पार्टीशन थी उस टाइम पर जो क्राइसिस थे उस चीज़ को अगर वो लैंग्वेज में प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या करेंगे? अगर वो उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो इट्स मीन कि उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने एब्रोगेशन यूज़ की। जिन रिजो एक अफ्रीकन राइटर हैं, इनका एक वर्क है डीकोलोनाइजिंग द अफ्रीकन माइंड। इसको हम एज ए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। अब जिन रिजो का क्या जो इनका माइंड सेट है वो इस तरह है कि वो अपने इस वर्क में ये आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो अफ्रीका का कल्चर है उसको दोबारा से रीन्यू किया जाए, यानी कि जो अफ्रीका है उसको दो दफ़ा कॉलोनाइज किया गया था। फर्स्ट टाइम यानी उनको अरब के थ्रू किया गया था और सेकंड जो ब्रिटिशर्स यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न उनके थ्रू इसको कॉलोनाइज़ किया गया था। तो अब चिनरिज़ू का क्या कॉन्सेप्ट है वो ये कहना चाहते हैं कि जो अफ्रीका का ओरिजिनल कल्चर है उसको हम दोबारा से रीन्यू करें कि हमारा कल्चर इस तरह से इस वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया जाए एक मॉडरेट फॉर्म में, यानी एक मॉडर्न फॉर्म में साइंटिफिक बुनियादों पर इसको दोबारा से वर्ल्ड के सामने लाया जाए। इट्स पॉसिबल कि दोबारा अफ्रीका का जो फर्स्ट टाइम उनका एक ऐसा कल्चर था जिसको कॉलोनाइजर्स ने आने के बाद उसको टोटली उसको ख़त्म करके रख दिया, लेकिन उनका यही कहना है कि वो एक ऐसी सोसाइटी यानी एक ऐसा कल्चर दोबारा लाना चाहते हैं अपनी कंट्री का कि जिसमें वो ये बता सकें कि अफ्रीका का ओरिजिनल कल्चर क्या था। अब इसी चीज़ को एब्रोगेशन कहते हैं कि जब कोई राइटर अपने वर्क में टोटली कॉलोनाइज़र की लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देता है, उनकी फॉर्म्स मीन यानी कि जो एक बेसिक फॉर्म अगर हम देखें तो कि एक नावल है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी होते हैं, इस तरह की फॉर्म है, ये किस सोनेट्स हैं, ये फॉर्म्स जो हैं ये बेसिकली क्रिएट की गई थी इंग्लिश राइटर्स के थ्रू। अगर कोई राइटर जो कोई
नॉन नेटिव भी है और वो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है इनकी फॉर्म लेकर, तो वो किस चीज़ को यूज़ करेगा, वो एप्रोप्रिएशन को। लेकिन अगर वो एब्रोगेशन यूज़ करता है तो वो अपना नेटिव कल्चर अपनी लैंग्वेज में अपनी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेगा अपने वर्क में। कॉलोनाइजेशन के स्ट्रगल या कोई ऐसे थीम जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के साथ रिलेट करते हों, इन सबको वो इस फॉर्म के थ्रू यानी एब्रोगेशन के थ्रू अपने वर्क्स में प्रेजेंट करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में इसके साथ अगर इसको रिलेट करें कि हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे ग्रुप्स या कोई मेंबर्स जो कि टोटली इस रिलीजन की तरफ चले जाते हैं कि जो कुछ हमारे रिलीजन में है हम उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करेंगे, रिलीजन से बाहर नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम इस टाइम पर देखें जब सर सैयद अहमद ख़ान के दौर में दो ऐसे ग्रुप्स बन गए थे कि जिसमें जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो अलीगढ़ के थ्रू लोगों को एजुकेट कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे थे, उसके साथ साथ कुछ जो साइंटिफिक रूल्स होते हैं, साइंटिफिक बुक्स होती हैं, उनको नॉलेज है, टेक्नोलॉजी वगैरह उनके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो उस टाइम पर एटलीस्ट इस काबिल हो सकें कि जो ब्रिटिश हैं उनके साथ काम कर सकें और वो अपना जो उनका एक स्टैंडर्ड है उसको बहुत ही ज़्यादा गिराए ना। लेकिन इसके साथ साथ एक और ग्रुप था जो कि वो मुस्लिम ऐसे उल्मा का ग्रुप था कि जो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि जो मुस्लिम्स हैं एटलीस्ट वो इंग्लिश लैंग्वेज ना सीखें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये इनको किसकी तरफ, गुनाह की तरफ लेकर जाएगा। मतलब उनके माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर वो अपनी जो उनकी फ़ारसी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज, अगर इस चीज़ को रिजेक्ट करके वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो इट्स मीन कि वो अपने रिलीजन से दूर जा रहे हैं। बेसिकली लैंग्वेज होती है, इसका किसी रिलीजन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन उन लोगों का ये मानना था कि अगर वो लोग इस चीज़ को सीखेंगे तो क्या होगा कि वो अपने रिलीजन से दूर हो जाएंगे। तो उस टाइम पर दो बेसिक ऐसे ग्रुप्स बने थे जिसमें कि एक देवबंद के नाम से और एक अलीगढ़ के नाम से दो तहरीकें भी चलाई गई थी, जिनको हम पाक स्टडी में भी पढ़ते हैं, एजुकेशन के सब्जेक्ट में भी नॉर्मली इसको पढ़ाया जाता है। ये दो ऐसी मेजर तहरीक थी जो उस टाइम पर चल रही थी कि जो टोटली एक दूसरे से अपोजिट दिखाई देती थी, क्योंकि तहरीक अलीगढ़ में क्या दिखाया जाता है कि लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो भी उस टाइम के जो स्टैंडर्ड लेवल चल रहा है, उनको जॉब्स मिल सके, इस बारे में उनको एजुकेट किया जाता था। लेकिन जो देवबंद तहरीक थी उसके अंदर उनको उनकी लैंग्वेज में यानी जो नेटिव्स हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में रिलीजन दोबारा से उनको सिखाया जाता था और उनके अकॉर्डिंग। अब यही चीज़ क्या है कि अगर वो लोग जो टोटली अपने रिलीजन की तरफ थे और हर चीज़ उसी में प्रेजेंट करना चाहते थे तो इट्स मीन वो एब्रोगेशन यूज़ कर रहे थे, यानी एब्रोगेशन के फॉलोअर्स थे, क्योंकि वो जो कॉलोनाइज़र की लैंग्वेज है, उनकी फॉर्म है, उनकी हर वो चीज़ जो वो लेकर आए उसको रिजेक्ट करते थे, क्योंकि बेसिकली एब्रोगेशन का मतलब ही ये रिजेक्शन है। आई होप ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नॉर्मली अगर हम देखें तो हर फिक्शनल वर्क में जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में आता है उसके साथ इसको रिलेट किया जाता है, क्योंकि जब एक वर्क हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म आती है। अब इस टेक्स्ट फॉर्म को सबसे पहले हम किस चीज़ के साथ एनालाइज करेंगे कि जो राइटर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसके साथ है, कि वो कॉलोनाइज़र के साथ है या या फिर वो कॉलोनाइज्ड जो हैं उनके साथ है, यानी कि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्क लिख रहा है।